हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द रिक्वेस्टिंग चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। आज है हमारा बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हर चैप्टर की तरह हम पढ़ने वाले हैं इसको काफ़ी ईजी वे में। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स आपका एनसीईआरटी में किस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, अगर हम टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो सबसे पहले आपका बायोमोलिक्यूल्स में कुछ एलिमेंटल एनालिसिस, उसके बाद केमिकल एनालिसिस के बारे में बताया गया है। केमिकल एनालिसिस, आफ्टर दैट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसी में ही इसके ऊपर ही दे रखे हैं आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है अमीनो एसिड्स के बारे में। फिर अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन आपको पढ़ना है लिपिड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसमें आपको मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। आफ्टर दैट आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, कोफैक्टर्स, ठीक है, क्या होते हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है, बेसिकली आपकी लॉजिकल नॉलेज काम में आने वाली है। इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, सब समझने वाला है। थोड़ा क्या लाइक काफ़ी आपकी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको, काफ़ी इजी बनाएंगे चैप्टर को। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। अब बायो का मतलब हमें पता है कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे मोलिक्यूल्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें किसी न किसी लिविंग सोर्स से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? हमें किसी लिविंग सोर्स से मिले हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे मोलिक्यूल्स से बनते हैं कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें किसी लिविंग सोर्स से मिले हैं, उसी को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम टाइप के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, या क्या अर्थ की क्रस्ट में और हमारे अंदर सेम टाइप के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? तो इसका आंसर है हाँ, अर्थ क्रस्ट में और हमारे अंदर बिल्कुल सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बट डिफर कहाँ कर सकता है? उसमें अमाउंट डिफरेंशिएट कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे अंदर परसेंटेज उसकी हाई है, जैसे ऑक्सीजन की अमाउंट अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी में 65% ऑक्सीजन है, बट वो अर्थ क्रस्ट में कम है, अप्रोक्सीमेटली 45%। तो बस डिफरेंस यही है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में और हमारे अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हम कैसे एलिमेंट्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स का कैसे हम एनालिसिस करेंगे। देखो बेटा, अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है, इस पे हमारा कोई प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस प्लांट से कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स भी या तो फ्रूट्स इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अर्थ क्रस्ट से वो चीज़ें मिल रही है, हमें वो प्लांट से मिल रही है, इसको एटमॉस्फेयर से मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो यानी कि जो एलिमेंट्स है वो भी सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अब एलिमेंटल एनालिसिस में अगर हम देखें तो जो मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या क्या है? दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये चार ऐसी चीज़ें हैं, चार ऐसे हैं जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप दो चीज़ें और ऐड कर सकते हो, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये इनऑर्गेनिक होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चौंस आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेजरली पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, हमारे अंदर भी और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इन सभी एलिमेंट्स का कैसे केमिकल एनालिसिस करेंगे। केमिकल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ठीक है। केमिकली हम कैसे एनालाइज करेंगे कि किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, केमिकल के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। तो बेसिकली हम क्या लेंगे,
आप कोई भी एक लिविंग टिश्यू लेंगे, केमिकल एनालिसिस हम कैसे कर रहे हैं, कोई भी एक लिविंग टिश्यू, चाहे वो एक लीफ हो सकता है, आपका कोई प्लांट का पार्ट हो सकता है, अ पीस ऑफ लीवर, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, मान लो आपने लिए एक लीफ, राइट, हमने लिया एक लीफ, दैट इज अ लिविंग टिश्यू। अब हम क्या करेंगे इसको, आपको पता होगा मोर्टर एंड पेसल क्या होता है, ठीक है, लैब्स में हम यूज करते हैं टू ग्राइंड समथिंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एसिड डालेंगे, एसिड का नाम है बेटा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CL3C लिख सकते हो आप, CCl3 ऐसे लिख सकते हो, COOH। इसका अगर आप बनाना चाहिए तो कैसे स्ट्रक्चर बन सकता है, Cl, यहाँ पे आपके 3 Cl आएंगे, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, बिकॉज एक केमिकल है तो हम केमिकल एनालिसिस इसकी हेल्प से ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये लीफ थी हमारी, इसको इस मोटर एंड पेसल में यहाँ पर ये एसिड डाल के और बिल्कुल इसको ग्राइंड कर देंगे, पीस देंगे, जिससे बन जाएगी क्या, एक स्लरी, क्या बन जाएगी, स्लरी। अब हम क्या करेंगे कि इस स्लरी को हम एक फिल्टर की हेल्प से इसको इसमें फिल्ट्रेट करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको इसमें पोर कर देंगे, पोर करेंगे तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक चीज़ वो जो इसमें से बिल्कुल छन जाएगी, जो यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस कंटेनर में, इसको हम कहते हैं बेटा एसिड सोल्यूबल पूल, क्या बोलेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि जो बिल्कुल एसिड में घुल चुका है उसे हम एसिड सोल्यूबल पूल कह रहे हैं, जो यहाँ पर बच गया उसको हम कहते हैं रिटेंटेट, क्या बोलेंगे, रिटेंटेट, या फिर एसिड इन सोल्यूबल पूल, जो एसिड में नहीं घुला उसको हम क्या कह रहे हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। चलो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें किसी लिविंग सोर्स से मिले हैं। फिर हमने बात करी कि क्या सभी एलिमेंट्स जो है वो लिविंग बींग्स में और अर्थ की क्रस्ट में सेम है, यस बिल्कुल सेम है। इवन अर्थ की क्रस्ट में आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन है, वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है बट ह्यूमन बॉडी में नहीं है, इट इज़ नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आपकी बुक में एक टेबल दी गई है जिसमें एलिमेंट्स का कंपैरिजन करके दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज हमारा ह्यूमन बॉडी में है और इतना परसेंटेज अर्थ के क्रस्ट में है। पहली बात तो ये कि ये जो परसेंटेज दी गई है दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट आपको क्या याद रखना है कि जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखें तो ह्यूमन बॉडी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाएगी ऑक्सीजन, दैट इज 65%। उसके बाद आपका आता है कार्बन, दैट इज 18.5%। उसके बाद आएगा आपका नाइट्रोजन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.3। उसके बाद आएगा कैल्शियम, दैट इज 1.5, देन हाइड्रोजन दैट इज 0.5। तो आपका ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा 0.1। तो आपको बस, चाहे आप ये पॉइंट्स भी याद मत रखिए, आप परसेंटेज भी याद मत रखिए, बट आपको ये याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, देन कैल्शियम, देन हाइड्रोजन, उसके बाद ये चलता रहेगा। सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, सिलिकॉन इज नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी, सिलिकॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अर्थ की क्रस्ट में वो प्रेजेंट है। क्या आपको अर्थ क्रस्ट के परसेंटेज याद करने हैं? बिल्कुल नहीं करने हैं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। देन अब हमने क्या पढ़ा कि जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में भी और अर्थ क्रस्ट में भी, लेकिन हम इनका केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। हमने कोई लिविंग टिश्यू ले लिया, उस लिविंग टिश्यू को हम एक एसिड में, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, मोटर एंड पेसल की हेल्प से उसको ग्राइंड करेंगे, देन उसको फिल्टर करेंगे, तो हमारे पास दो चीज़ें आएगी, वन इज एसिड सोल्यूबल पूल, अनदर वन इज एसिड इनसोल्यूबल पूल। एसिड सोल्यूबल पूल में आपके पास मेनली क्या चीज़ें आएगी, यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एसिड इनसोल्यूबल पूल में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आएंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आएंगे। अब हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं
कि एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्या डिफरेंस है, ओके। ठीक है, वन इज एसिड सोल्यूबल पूल, another one is acid insoluble pool। आई होप कि आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, जो एसिड में घुल रहा है दैट इज एसिड सोल्यूबल पूल, जो नहीं घुल रहा है इनसोल्यूबल है। अब हमें क्या याद रखना है इसके बारे में और कि इसका जो मोलिकुलर वेट है वो काफी लो होता है, लो मोलिकुलर वेट दैट इज लेस देन 800 डाल्टन, ये इसकी यूनिट है डाल्टन। 800 डाल्टन से कम है एसिड सोल्यूबल पूल। एसिड इनसोल्यूबल पूल मोर देन 800 डाल्टन, यानी कि इसका हाई मोलिकुलर वेट है, हाई मोलिकुलर वेट। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, आपके एनसीईआरटी में दो चीजें बताई गई है, एक होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मैक्रो मतलब जो लार्ज साइज के हैं, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो एसिड सोल्यूबल पूल्स है दिस आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर आपको मिलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, यहां पर आपको लार्ज मोलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा, तीसरा क्या चीज है, देखो यहां पर आपके बनते हैं पॉलीमर्स, तो इट इज पॉलीमरिक, इट इज नॉन पॉलीमरिक, यहाँ पर कोई पॉलीमर्स नहीं है, यहाँ पर सिंगल यूनिट रहती है, यानी कि मोनोमर रहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें एसिड सोल्यूबल पूल के, जैसे कि यहाँ पर अमीनो एसिड्स आएंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है, आपके शुगर्स, बेसिकली सेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ये सब यूनिट यहाँ पर आएगी, ठीक है। आपके आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब आयंस आपको एसिड सोल्यूबल पूल में देखने को मिलेंगे। एसिड इनसोल्यूबल पूल में लार्ज यूनिट आएगी, जैसे अमीनो एसिड से बनता है बेटा प्रोटीन्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड, शुगर की अगर एक लंबी चेन जोड़ देंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। आपके डीएनए, आरएनए, इनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब किस में आ रहे हैं बेटा, ये आ रहे हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल में। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है लिपिड्स के बारे में, ठीक है। देखो जब ये सब चल रहा होता है, हम एसिड सोल्यूबल पूल, इनसोल्यूबल पूल बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है जब हम किसी लीफ को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो सब डिसरप्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो ये देखा जाता है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो यानी कि पूरा साइटोप्लाज्म है, वो तो इस एसिड सोल्यूबल पूल में आ जाता है। लेकिन जो नॉन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो भी ऑर्गेनल्स है, आपके मेम्ब्रेन्स है, वॉल्स है, वो सब किस में आ जाएगी, एसिड इनसोल्यूबल पूल में। तो ये देखा जाता है कि जो लिपिड्स है ना, वो एक वेसिकल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं आपस में। तो वो लिपिड्स एग्जाम्पल तो है इसका एसिड इनसोल्यूबल पूल का, लेकिन उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 800 डाल्टन है, 800 डाल्टन से कम होता है, लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज एन एक्सेप्शन कि लिपिड्स का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम है, लेकिन फिर भी वो किस में आते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर आते हैं, क्योंकि वो एग्रीगेट हो जाते हैं तो ऊपर ही रह जाएंगे, वो नीचे आएंगे ही नहीं फिल्ट्रेट में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल के बारे में, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने कि एसिड सोल्यूबल पूल का मोलिकुलर वेट लो रहता है, ठीक है, कितना रहता है, 800 डाल्टन से कम, राइट। इसमें आते हैं बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स। अब 800 डाल्टन से कम है, यानी कि कम साइज के मोलिक्यूल्स रहेंगे, तो इसलिए बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स आते हैं। क्योंकि सिंगल जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोनोमर प्रेजेंट रहेंगे, तो इसलिए इट इज नॉन पॉलीमेरिक, राइट। इनसोल्यूबल में आएंगे पॉलीमेरिक। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं अमीनो एसिड्स, क्योंकि एक सिंगल यूनिट है, बहुत सारे अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तब बनाते हैं क्या, प्रोटीन्स, ठीक है। शुगर,
एक सिंपल शुगर प्रेजेंट है, लेकिन उसके हम चेन जोड़ते जाएंगे तो वो बन जाएगा पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ऐसे इसमें आयंस आते हैं, राइट। डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो हमारे इंसोल्युबल पूल में आएंगे, लिपिड्स भी इसी में आएगा। लिपिड के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आएगा, यहाँ पर आपका नॉन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आएगा, ठीक है, डन। इसमें जनरली एसिड सोल्युबल पूल में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है। इसमें आपका ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपाउंड देखने को मिलेंगे, राइट, ओके। अब आप बायोलॉजिकल एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, आप केमिकल एनालिसिस यानी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि आपको एल्डिहाइड जो कीटोन्स ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स जो है, अगर आप वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लियर होगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये तो बेटा हो गई आपके फ्रेश वेट की बात। कोई भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है, लिविंग टिश्यू है, ये उसके फ्रेश वेट की बात हुई है, अब तक फ्रेश वेट की बात हुई है, ठीक है। हमने अभी तक फ्रेश वेट के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर हमें इसके ड्राई वेट के बारे में पता लगाना हो, ड्राई वेट का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें वाटर नहीं हो, हम उसमें से उसका वाटर निकाल दें तो क्या बच जाएगा, उसका ड्राई वेट बच जाएगा। मान लो एक लीफ है हमारे पास, ठीक है, इसका हमने वाटर रिलीज करवा दिया, अब ये लीफ बिल्कुल ऐसे सूख चुकी है, ठीक है, डन। इसको हम जला देंगे, कंबशन करेंगे इसका, ठीक है, तो CO2 और H2O ये दो चीज़ें इसकी बाहर निकल गई, रिलीज हो जाएगी। अब क्या देखा जाता है कि ये बन चुकी है ऐश यानी राख। इस ऐश में क्या क्या मिल सकता है हमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। तो आप ड्राई वेट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ड्राई वेट बेसिकली वाटर रिलीज करवाना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, जलाएंगे तो ऐश बनेगी, ऐश में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम देखने को मिलता है जो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक के एग्जांपल आपका सल्फर या सल्फेट या फोस्फेट भी आता है। सल्फेट यानी कि जो आयंस है वो इनऑर्गेनिक है, सल्फेट, फोस्फेट, ये भी आपके इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं मेटाबोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में, मेटाबोलाइट्स, ओके, मेटाबोलाइट्स। अभी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, देखो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस चल रही है, कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट, जो किसी ना किसी रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। ऐसे कुछ केमिकल्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, या कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसको हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं मेटाबोलाइट्स को। वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी, एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। आपके लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, उस टेबल को तो बिल्कुल आप याद रख लीजिए बाय हार्ट, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस है, देखो प्राइमरी जो पहले आता है, ठीक है, प्राइमरी जो पहले आया है, ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं, मेनली इनका ही रूल हम पढ़ेंगे पूरे बायोमोलिक्यूल्स में। हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्ट रोल होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं उस सब में किसका रोल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ठीक है, डन। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, जो लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स बच जाते हैं, जिसका एज सच हमें यूसेज नहीं पता, ठीक है, वो है हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में प्राइमरी में हम, दिस इज बेसिकली थोड़ा उल्टा हो गया है, यस। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मेन रोल है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जिसमें
हमारे आते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड से बनेगा प्रोटीन, शुगर्स, ये सब आपके किस में आ रही है, प्राइमरी में। इनका रोल है हमारी बॉडी में पूरा, और ये ही जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ये हम आपके पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की केवल आपको एक टेबल याद रखनी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट एज सच कोई यूज नहीं है, बट अगर पूछा जाए कि क्या यूज हो सकता है, तो थोड़ा हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकती है कि मतलब हम उनका यूज एज एन इकोनॉमी हम कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। दूसरा, ये इसकी कोई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, एनवायरमेंट में कोई इम्पोर्टेंस हो सकती है, ठीक है, लेकिन एज सच ऐसा कोई यूज नहीं है। सेकेंडरी जो आपके मेटाबोलाइट्स है वो कोई लेफ्ट ओवर अगर कंपाउंड्स बचे हुए हैं वो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची हुई है वो आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। प्राइमरी आपकी, प्राइमरी समझ आ रहा है, प्राइमरी जिसको हम पहले रखेंगे, ठीक है, वो हमारे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल पढ़नी है। क्या पढ़नी है? टेबल। वो टेबल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल पढ़ते हैं, चलो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यस। देखो इसमें सबसे पहले इसमें 8 चीज़ें हैं, 8 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप में ये डिवाइड किया गया है। यस, सबसे पहला है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स पिगमेंट्स में आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। कैरोटीनोइड्स, जो मैंने आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में भी बताया था, एंड एक आता है एंथोसियानिन, जो आपकी अनियंस में प्रेजेंट रहता है, एंथोसियानिन्स एटसेट्रा। आप इसमें और भी पिगमेंट्स लिख सकते हो, लेकिन ये 2 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कैरोटीनोइड्स एंड एंथोसायनिन्स। दूसरा, एल्केलॉइड्स। तीसरा, मैं पहले बना ही लेती हूँ पूरा। टोटल आपके हैं 8, ठीक है, एक हम उधर लिख देंगे एक्स्ट्रा, ओके। पिगमेंट्स में कैरोटीनोइड्स एंड एंथोसियानिन्स। एल्केलॉइड में आपको याद रखने हैं मॉर्फिन एंड कोडेन, मॉर्फिन एंड कोडेन। उसके बाद आपको एक याद रखना है लेक्टिन्स, जिसमें आपका आता है कॉनकेवलिन ए। ये जो मैं लिखा रही हूँ ये याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको बाय हेड आप बार बार लिख के देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लेक्टिन्स हो गया। देन उसके बाद आपका आता है एक असेंशियल ऑयल, असेंशियल ऑयल दैट इज लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर ड्रग्स, आप याद रख सकते हो। ड्रग्स में आपका आएगा विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। आपको ये आप ऐसे याद रखते हो, वीसी, वीसी इज वीडियो कॉल, ड्रग्स वीडियो कॉल, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है। टॉक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, एब्रिन एंड रिसिन, एब्रिन एंड रिसिन। उसके बाद आपके आते हैं कुछ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में आप याद रख सकते हो सेल्यूलोज, नाम में प्रेजेंट रहता है, रबर, गम, ठीक है। देन कितने हुए आपके 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया यार। पिगमेंट्स हो गए कैरोटीनॉइड्स, एंथोसियानिन्स, एल्केलॉइड्स मॉर्फिन, कोडीन एटसेट्रा, लेक्टिन्स कॉनकेवलिन ए, असेंशियल ऑयल दैट इज लेमन ग्रास ऑयल। ड्रग्स में आपका आएगा विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। टॉक्सिन में आपका आएगा एब्रिन एंड रिसिन, एंड देन देयर इज पॉलीमर्स दैट इज सेल्यूलोज, रबर एंड गम। और 8th आपका आता है बेटा, जस्ट लेट मी चेक वंस, yes, it is very 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 simple, how can I forget this? This is last one is terpenoids. टर्पिनोइड्स 2 तरीके के होते हैं, मोनोटर्पिन्स मतलब काफ़ी होते हैं, बट आपको एग्जांपल याद रखने हैं, मोनोटर्पिन्स
एंड डाई टर्पेन्स एटसेट्रा। बस अब आपको ये टेबल याद रखनी है पूरी, ठीक है। लेक्चर्स काफ़ी इजी वे में पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कैसे प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, ये सब स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।